हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। पिछले वीडियो में हमने काइनेटिक थ्योरी यानी अणुगति सिद्धांत चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गैस लॉ और गैस के बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था वीआरएमएस। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, यानी किसी आदर्श गैस का दाब। ठीक, आदर्श गैस का दाब का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल एन वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन वी। ये होता है। ये कैसे बना ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला किसी आदर्श गैस का। ये बना कैसे तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि हम कोई गैस ले जिसमें प्रत्येक अणु यानी प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान क्या है, एम है। एम क्या हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल है उनके द्रव्यमान है, उनके मास है। और एन क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी नंबर ऑफ अणुओं की संख्या कितनी है, एन है। ठीक, वी आर एम एस आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ग माध्यम मूल वेग है ये। ओके, और वी क्या है, यहाँ पे आयतन है। ओके, तो देखिए पहली चीज, जो गैस का दाब होगा, जो गैस दाब लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के। एम क्या था, जो अणुओं का द्रव्यमान है उसके। ठीक है, इसे ऐसे समझते, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपका हाथ है, आपके हाथ पे कोई बच्चा खड़ा हो गया। ठीक है, 5 साल का कोई बच्चा खड़ा हो गया आपके हाथ पे, तो आपके हाथ पे दर्द महसूस नहीं होगा, उतना प्रेशर नहीं लगेगा इसके ऊपर। ओके, पर वहीं अगर कोई 50 kg का कोई आपका दोस्त उस पर खड़ा हो गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा और आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो द्रव्यमान की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ओके, तो वहीं अगर 5 kg की कोई वस्तु है तो वो कम प्रेशर लगाएगी एज़ कम्पेयर टू 50 kg से। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि जो दाब होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अणुओं के द्रव्यमान पे। ठीक है, दूसरा ये कि जो दाब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। एन क्या था, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि ये हाथ है आपका, इस पर एक 5 kg का कोई आ गया तो उतना प्रेशर नहीं लगा, फिर एक और आ गया, ऐसे आगे 3 4 5 आगे, तो जितने आते रहेंगे उतना ज़्यादा दाब लगता रहेगा, यानी कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा दाब लगेगा। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। थर्ड चीज़ है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी आर एम एस के होल स्क्वायर के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये भी जाहिर सी बात है। देखिए, अगर कोई वस्तु है 5 kg की वस्तु है, वो आराम आराम से गिर रही है, एक बॉडी के ऊपर गिर रही है, तो यहाँ पे ये प्रेशर कम लगाएगी। और अगर यही वस्तु 5 kg की वस्तु इसी वस्तु पे गिर रही है बहुत तेज़ी से, यानी इसका जो वेग है, इसकी वेलोसिटी वो ज़्यादा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। यानी कि यानी कि प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। वी आर एम एस क्या है, एक वेलोसिटी है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी आर एम एस के। ओके, और लास्ट चीज़ बचता है कि जो प्रेशर होता है वो आयतन के यानी कि वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। ज़्यादा वॉल्यूम यानी ज़्यादा जगह यानी कि कम प्रेशर। ओके, और जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इन दोनों के, तो प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इन चारों को मिला दें, इन चारों पॉइंट को मिला दें, तो देखिए क्या बन जाता है। हमने पढ़ा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, और वी आर एम एस इसके होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वी के क्या है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया, ये बन जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इक्वल का साइन लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, 1/3। ठीक है, और ये 1/3 कैसे आया, वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया है कि यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू रखी जानी चाहिए जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि 1/3 वैल्यू परफेक्ट रहेगी। तो तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल लगाया, और कांस्टेंट क्या आ गया, 1/3। तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर का। तो जो परफेक्ट गैस है उसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाता है, तो ये उसकी इक्वेशन ये है, P इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वी। ओके, अब देखिए इसमें अलग अलग चेंजेस करके क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए m और n, m इंटू एन करेंगे। m क्या था, एक अणु का द्रव्यमान, और n क्या है, टोटल अणु। तो जब m और n का द्रव्यमान करेंगे तो टोटल अणुओं का द्रव्यमान आ जाएगा, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान, n क्या है, जितने हैं अणु हैं, जितने नंबर्स ऑफ अणु हैं। तो इन दोनों की इंटू करेंगे तो टोटल आ जाएगा कि कितना द्रव्यमान है। तो टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, m, कैपिटल M ले लिया हमने उसको। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब हमने एक चीज़ पढ़ा था कि डेंसिटी बराबर क्या था, मास बाय वॉल्यूम था।
ठीक है, ये हमने पढ़ा था और इसे कई बार हमने यूज़ भी किया है। तो इसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं इतना ये है MYV, MYV है, MYV क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी को फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं, रो से। पिछले चैप्टर में भी हमने रो से ही डिनोट किया था, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, MYV की जगह क्या रख सकता हूँ, रो रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया P = 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, न्यूमेरिकल पूछा जाए कि किसी गैस का दाब बताओ जिसका घनत्व दे के रखेगा और VRMS दे के रखेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में, जो ये पहले फॉर्मूला बनाया था हमने, इसमें अगर मैं 2 से गुना और 2 से भाग कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो देखिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में 2 से गुना और 2 से भाग करता हूँ, 2 से गुना और 2 से भाग, तो देखिए ये बन जाएगा 1/2 MVRMS का स्क्वायर इंटू 1/v को अलग से लिख दिया। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 MV²। ये बना रहा हूँ मैं MV², तो M है, V² भी है यहाँ पे, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2/3 बच जाएगा और ये 1/v बच जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, E लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट गैस में दाब और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो ये हो जाएगा उसका इक्वेशन कि P = 2/3 इंटू E/v। ये होता है एनर्जी और दाब में रिलेशन परफेक्ट गैस में। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए ताप मैंने आपको पहले भी बता दिया था थर्मोडायनेमिक्स में। ताप क्या है, ताप एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो गर्म या ठंडी की कोटि का पता किससे चलता है, ताप से, यानी कि टेम्परेचर से पता चलता है। ओके, और ऊष्मा क्या बताया था मैंने, ऊष्मा क्या है, फ्लो है। ऊष्मा क्या था, फ्लो है। हीट क्या है, फ्लो है। ओके, और फ्लो कैसा फ्लो है, जिसका तापमान उच्च होता है वहाँ से किधर की साइड होता है, जिसका तापमान लो होता है। यानी हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की तरफ जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा। और जो ताप होता है, ताप क्या होता है, ताप से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, वो होता है ताप। ऊष्मीय संतुलन, जिसको हम साम्य अवस्था भी बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। क्या था थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं तो उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। मतलब ऐसी कंडीशन जब हम दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं, आपस में चिपका देते हैं आपस में, और उनके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय साम्य अवस्था बोलते थे या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते थे। ओके, और अगर उसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होती है। तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। परम शून्यता, ठीक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग शून्य हो जाता है, यानी VRMS 0 हो जाता है। वह टेम्परेचर जिस पे किसी वस्तु के अणुओं का VRMS शून्य हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, परम शून्यता या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसकी अगर वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 जोड़ देते हैं यानी कि 0 केल्विन। ओके, केल्विन में होता है 0 केल्विन और सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक, इसे भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा का व्यंजक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्ट आइडियल गैस। ठीक है, परफेक्ट या फिर आइडियल गैस के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालेंगे। देखिए, तो पीछे भी हमने ये चीज़ देख लिया है। देखिए, माना किसी सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है, ओके, और वो दाब कितना लगा रही है P, और उसका आयतन कितना है यानी वॉल्यूम कितना है V, और जो टेम्परेचर है वो है T। तो गैस के एक अणु, एक मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, E = ½ mv²। ठीक है, ये पीछे भी देखा हमने। ओके, V की जगह क्या आ जाएगा, VRMS। ओके, ये वाला वेग आएगा इसमें। ओके, अब देखिए गैस की कुल गतिज ऊर्जा, ये तो एक अणुओं की है, एक अणु की, और माना उस गैस में N टोटल मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल का निकालना है, हम क्या करेंगे, N से इंटू कर देंगे। तो N से हमने कर दिया इंटू, तो ये आ जाएगा टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सबकी गतिज ऊर्जा, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, अब देखिए M × N क्या होता है, M × N, यानी ये तो एक अणु का मास हो गया और टोटल अणु हो गए। ठीक, तो M × N क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास। ये पीछे भी डिस्कस किया हमने, तो कैपिटल M लिख सकते हैं हम इसकी जगह, M × N की जगह, तो कैपिटल M आ गया। ओके,
अब आगे देखिए, अब देखिए वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वेग का वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है √3 RT अपॉन एम। ये होता है वी आर एम एस का फॉर्मूला। वी आर एम एस का सूत्र ये होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT अपॉन एम। ओके, तो इसकी वी आर एम एस की जगह हम ये रख सकते हैं, वी की जगह ये रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम वी आर एम एस की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ये स्क्वायर है इसका, तो ये रूट को कैंसिल कर देगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे देखिए, 3 बचा ऊपर में, नीचे 2 बचा। ओके, और RT बचा। ओके, तो ये बन गया 3/2 RT, 3/2 E इज इक्वल टू 3/2 RT, ये आ गया। ओके, ये आ गया हमारा सभी जितने भी वो थे, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये टोटल आ गया, टोटल में अगर हम जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालते हैं, E के ऊपर बार लगा हुआ है एवरेज के लिए, ठीक है। E बार इज इक्वल टू जो E निकला हमारा, उसमें हम N से यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज एनर्जी। ओके, तो E की जगह हमने रख दिया 3/2 RT अपॉन N। ओके, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 R/N इंटू T, ठीक है। R के नीचे मैंने N रख दिया और T अलग से, ठीक। R/N क्या होता है, K होता है। R/N क्या होता है, K होता है, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, R/N इज इक्वल टू K। R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो आता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो इसकी जगह R/N की जगह हम रख सकते हैं K। ओके, तो इसकी जगह हमने रख दिया K, तो E इज इक्वल टू E बार है ये, ठीक है। E बार इज इक्वल टू 3/2 KT। ओके, जहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है। ओके, अब देखिए इस वाली इक्वेशन में ये तो बन गया हमारा एनर्जी का फाइनल इक्वेशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो लगाएगी गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना लगाया जाता है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए, 3/2 क्या है, 3/2 क्या है, कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, यानी हम बोल सकते हैं कि E बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यानी यदि हम किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, ये औसत गतिज ऊर्जा निकाला था हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये हो गया। तो ये था हमारा परफेक्ट गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये जो फाइनल निकल के आया, E बार इज इक्वल टू 3/2 KT। ओके, K क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन नियतांक है, T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वतंत्रता की कोटियाँ, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो इसको मैं आपको ईजी भाषा में समझाता हूँ। देखिए, कोई गतिज निकाय है, गतिज निकाय यानी कि काइनेटिक बॉडी है, तो उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को पता लगाने के लिए एक संख्या निर्धारित की गई, ठीक है। उसी संख्या को बोलते हैं उसकी स्वतंत्रता की कोटि, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक संख्या है। इस संख्या का काम क्या है कि हम किसी काइनेटिक बॉडी, गतिज निकाय का पोजीशन बता सकते हैं कि उसका पोजीशन क्या है। और देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली बता सकते हो। इसमें बस देखना है कि कितने एक्सिस है, टोटल कितने एक्सिस, जितने एक्सिस होंगे उतनी ही उसकी फ्रीडम ऑफ डिग्री होगी। जैसे कि कोई सरल रेखीय गति कर रहा है, तो इसमें एक्सिस कितना होता है, एक ही एक्सिस होता है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक। और वो बोलेगा किसी प्लेन में कोई अनुगति कर रहा है, प्लेन यानी कि तल में देखिए 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। तो इसमें कितने कोटि हो सकते हैं, 2 कोटि हो सकते हैं, या तो इधर की साइड गति करेगा या फिर वो इधर की साइड गति करेगा। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2। और अगर वो बोले 3D में, तो 3D में कितने एक्सेस होते थे, 3 होते थे, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे कितनी कोटि हो जाएगी, 3 कोटि हो जाएगी। ओके, तो आपको बस यही ध्यान देना है कि वो किस प्लेन में है, 2D में, 3D में या सिंपल में। तो जितने एक्सेस होंगे उतनी उसकी कोटि होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। किसी गतिज निकाय की स्थिति तथा विन्यास को पूर्णतः वर्णित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं, ठीक है। वही जो प्लेन है, जितने भी एक्सेस हैं, उसकी जितने भी नंबर होंगे उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। जितने एक्सेस हैं, एक एक्सेस है तो 1 कोटि होगी, 2 एक्सेस है तो 2 कोटि, 3 एक्सेस है तो 3 कोटि होगी। ओके,
जैसे कि यदि एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान, एक सरल रेखा में गति कर रहा है वो, ओके, इस कण की केवल एक ही स्वतंत्रता की कोटि होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सेस है। और यदि कोई कण एक तल में, तल यानी कि प्लेन में कितने एक्सेस होते हैं? एक्स और वाई, दो एक्सेस होते हैं, ठीक है। तल में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो किसी क्षण इसकी स्थिति को एक्स या वाई दिशाओं में निरूपित किया जाता है। ओके, एक्स या वाई दिशा में हम इसको निरूपित करते हैं अगर वो प्लेन में गति कर रहा है। अतः तल में गति करते कण की दो स्वतंत्रता की कोटि होगी। अगर वो प्लेन में है जिसमें दो एक्सेस है एक्स और वाई, तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। और थर्ड, जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है कि जैसे फर्श पर चलती हुई चींटी, जो फर्श पर चींटी चल रही है दो ही टाइप की डायरेक्शन में जा सकती है, या तो एक्स के अनुदिश जाएगी या फिर वाई के अनुदिश जाएगी। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो जाएगी। फर्श पर चलती चींटी की गति दो स्वतंत्रता की कोटियां हैं। यदि कोई कण आकाश में गति कर रहा है, स्पेस में गति कर रहा है, तो स्पेस में वहां पे कितने प्लेन आ जाएंगे? उसके पास तीन आ जाएंगे। यदि कोई स्पेस में, स्पेस यानी कि खाली जगह में हम तीन एक्सिस बना सकते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। ठीक, आकाश में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो किसी क्षण इसकी स्थिति एक्स वाई और जेड दिशाओं में तीन आयताकार घटक प्रकट करके पूर्णतः निरूपित किया जा सकता है। अतः आकाश में गति करते कण की तीन स्वतंत्रता की कोटि होती है। ओके, 3D में कितनी होगी? तीन होगी। ठीक है, जैसे उड़ती मक्खी की गति तीन स्वतंत्रता की कोटि होती है। जो मक्खी उड़ती है उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? तीन होगी, क्योंकि वो स्पेस में उड़ रही है। स्पेस मतलब कि खाली जगह, तो वो एक्स के अनुदिश भी उड़ सकती है, वाई के अनुदिश भी उड़ सकती है और जेड के अनुदिश भी उड़ सकती है। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। ओके, अब देखिए एक नोट है, जैसे कि एक परमाणु गैस, जैसे कि हीलियम क्या है? एक परमाणु है। ठीक है, एक परमाणु गैस है, एक ही परमाणु होता है इसमें। हीलियम को हम He2 नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक ही परमाणु He लिखते हैं इसको हम। ठीक है, कि एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, एक ही परमाणु होता है। ठीक है, यह 3D में किसी भी दिशा में स्थानांतरित गति कर सकता है, 3D में किसी भी दिशा में जा सकता है, एक्स वाई जेड में। तो इस प्रकार इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? तीन हो जाएगी। ओके, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जितने प्लेन है, जितने उसके एक्सेस है, उतने उसकी स्वतंत्रता की कोटि होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा औसत मुक्त पथ। औसत मुक्त पथ को हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ठीक है, जब मैं आपको VRMS के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। तो देखिए, अनुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अणुओं से मिलकर यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है जितने भी गैस हैं। ओके, ये अणु निरंतर सभी संभव चालों से सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं। जितने भी अणु हैं सभी गति करते रहते हैं सभी संभव चालों से सभी संभव दिशाओं में। ओके, अणुओं की यह गति अनियमित गति होती है, अनियमित होती है। ठीक है, मतलब कोई किधर भी जा रहा है, कोई किस वेलोसिटी से कर रहा है, कोई किसी वेलोसिटी से कर रहा है, और कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में, अनियमित है। ओके, इन अणुओं का छोटा परंतु निश्चित आकार होता है। इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है लेकिन निश्चित आकार होता है। ये अणु आपस में लगातार टकराते रहते हैं, जिनसे इनकी चाल तथा गति की दिशा दोनों बदलती रहती है। ठीक है, आपस में टकराएंगे तो चाल और दिशा दोनों बदलती रहेगी। जैसे कि एक अणु है, ये इधर गति कर रहा था, जैसे वैसे ही दूसरा अणु आया, इससे टकराया तो इसकी गति इधर को हो गई। ओके, तो आपस में टकरा लेते हैं और इनकी जो चाल है और दिशा बदलती रहती है। टक्करों के समय को छोड़कर अणु एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाते, अतः ये दो टक्करों के बीच नियत चाल से सीधी रेखा में गति करते हैं। मतलब अगर टक्कर ना हो, अगर अणुओं के बीच में टक्कर ना हो, तो ये एक सीधी रेखा में, मतलब कि एक अणु है, ये मान के चले इस डायरेक्शन में गति कर रहा था, अगर ये किसी से टकराएगा नहीं तो ये इसी डायरेक्शन में गति करता रहेगा। यही बोला गया है कि सरल रेखा में गति करता रहेगा जब तक ये दूसरा कण इसको आके टक्कर ना मार दे। टक्कर मारेगा तभी तो ये अपनी दिशा चेंज कर लेगा। ओके, दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथ को मुक्त पथ कहा जाता है। देखिए अब इसे, ये एक कण था, ये एक कण था, एक ये कण है, ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा था और ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा था, ये आपस में एक बार टकरा गए। ओके, और ये भी ऊपर की साइड गति कर रहा है। ठीक है, तो ये टकराने के बाद जो ये वाला कण है, ये वाला कण हो गया इधर की साइड, और ये वाला कण, जो ये वाला कण है, ये इधर की साइड गति करने लग गया। फिर ये जाके फिर इससे ये वाला कण इससे जाके टकरा गया। ठीक है, तो इसके देखिए, पहला ये टक्कर इसने यहाँ पे लिया था, दूसरा टक्कर इसने यहाँ पे लिया था, तो पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में ये इसने कैसी गति की? सरल रेखीय गति की। यानी इसकी गति कैसी थी? मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में थी।
फिर जाके ये टकरा गया तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो क्या हो रहा है कि पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में ये कैसी गति कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स गति कर रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, सरल रेखीय गति कर रहे हैं। तो जो इनका ये पाथ है, दो टक्करों के बीच के पाथ, इसी को बोला जाता है मुक्त पथ या फिर एवरेज मीन पाथ। ओके, तो अणुओं के मुक्त पथों के औसत मान को ही औसत मुक्त पथ कहते हैं। अब इसका अगर एवरेज निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे औसत मुक्त पथ। ठीक है, दो टक्करों के बीच में जो उसका पाथ होगा उसे तो बोलेंगे मुक्त पथ। ठीक है, और जब इसका एवरेज निकाल देंगे, सबका एवरेज निकाल देंगे तो उसे बोलेंगे एवरेज मीन पाथ। ठीक है, एवरेज मीन पाथ बोलेंगे। ओके, यदि अणु के n मुक्त पथ है, n मुक्त पथ है, उसके कितने भी मुक्त पथ हो सकते हैं क्योंकि बार बार टकराएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो माना उसका मुक्त पथ λ1 λ2 λ3 डैश λ n है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करते हैं, एवरेज में सबको जोड़ देते हैं, यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डैश कितने हैं, n है, तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया उसका औसत मुक्त पथ या फिर एवरेज मीन पाथ। ओके ओके, तो इसी के साथ आपका थ्योरी खत्म होता है। अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि ये 22.4 लीटर ही क्यों लेते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एसटीपी पर किसी आदर्श गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 लीटर होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है कि 22.4 लीटर ही क्यों होता है। अगर 1 मोल हम आदर्श गैस लेंगे तो उसका आयतन इतना ही क्यों होता है। तो देखिए, कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें लगाएंगे गैस की इक्वेशन, यानी PV इक्वल टू RT। PV इक्वल टू RT, तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, R की वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था, 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। ओके, और T चाहिए हमें, T STP पे T कितना होता है, 273 केल्विन, ये बताया था मैंने आपको। T भी पता है हमें, R भी पता है, और प्रेशर पता होना चाहिए। STP पे प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, 1 ATM होता है, 1 ATM होता है। तो सब कुछ पता है हमें, V निकाल देंगे यहाँ से। तो देखिए, हमें क्या क्या पता है, R पता है, R की वैल्यू कितनी होती है, 8 अच्छा R की वैल्यू इतनी क्यों होती है, तो ये भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि इसे भी हम इसे प्रूव करेंगे कि इतनी क्यों होती है। तो R की वैल्यू होगी 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये होगी R की वैल्यू। टेम्परेचर देखिए, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, या फिर इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन लेंगे क्योंकि हम टेम्परेचर को SI में केल्विन में नापते हैं, तो केल्विन में लेंगे इसको। प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, पर हम फिजिक्स में SI यूनिट लेते हैं तो इसको हम लेंगे न्यूटन पर मीटर में। 1 ATM बराबर कितना बताया था मैंने आपको, 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो और भी एक्यूरेट कितना होता है, 1.01, अगर बिल्कुल एक्यूरेट रखना है तो ये होता है। इसे हम हटा भी सकते हैं इतना, क्योंकि एक ही तो है, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आता है, किसी चीज़ में भी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसे हम हटा भी देते हैं। तो 10⁵ भी ले सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे, तो प्रेशर ही आ गया। सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, हमें V निकालना है, P को यहाँ भेज देते हैं। R की वैल्यू हमें पता चल गया, T की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू हमें पता है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 22.4 लीटर कैसे आता है, PV इक्वल टू RT से ही आता है। इसलिए हमने इसे डायरेक्ट रख रखा है कि 1 मोल जो गैस होगा वो कितना आयतन घेरेगा, 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा कि R की वैल्यू हम 8.31 क्यों लेते हैं, तो ये भी देखिए, इसको भी सिद्ध कर देते हैं। सब कुछ वैसे ही है, देखिए वही इक्वेशन लगाएंगे, PV इक्वल टू RT। हम इस बार R की वैल्यू निकालेंगे, T को यहाँ नीचे भेज देते हैं, तो PV/T। P की वैल्यू वही रखेंगे, हमें पता है। V की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 22.4। ठीक है, लीटर है, ठीक है, लीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में 10⁻³ कर दिया, और T कितना लेंगे, 273। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वो आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.3 जूल पर मोल केल्विन, ये आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको R की वैल्यू 8.31 क्यों लेते हैं, और STP पे हम वॉल्यूम 22.4 लीटर क्यों लेते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, और आपका जो 9th में 90% सिलेबस खत्म हो गया। 9th का 90% सिलेबस खत्म हो गया। एक चैप्टर बचता है वेव वाला, ठीक है, वेव वाला चैप्टर है, और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बीच बीच में छोड़ दिए थे, वो बचते हैं। तो पर 90% सिलेबस आपका 9th का खत्म हो गया है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।